अगर तुम ड्राइंग को सच में इम्प्रूव करना चाहते हो तो इस वीडियो को सिर्फ देखना मत, इसके पीछे जो सोच है उसको समझने की कोशिश करना। बहुत सारे बिगनर को लगता है कि ड्राइंग खूबसूरत होता है उसके डिटेल की वजह से। जितना ज्यादा डिटेल करोगे उतनी ज्यादा वो अच्छा लगेगा, लेकिन एक्चुअल रियलिटी जो है वो बिल्कुल इसके उल्टा है। प्रोफेशनल आर्टिस्ट और बिगनर के बीच में यही सबसे बड़ा फर्क होता है कि वो बिगनर सिर्फ डिटेल पे ज्यादा फोकस कर रहा है, लेकिन एक आर्टिस्ट उसके रेफरेंस को एज इट इज नहीं देखता। वो देखता है उसके एंगल्स, लाइन, प्रोपोर्शन, इन सब चीजों को किस तरह से वो सिंपल कर सकता है, कंस्ट्रक्ट कर सकता है। अगर मैं इस रेफरेंस को डायरेक्टली डिटेल से बनाना स्टार्ट कर दूं तो गलती हो जाएगा, होने का चांसेस बहुत ज्यादा होगा। इसलिए हम एक अप्रोच का इस्तेमाल करेंगे जिसमें हम इस पूरे रेफरेंस को सिंपल, स्ट्रेट, बेसिक लाइंस में और एंगल्स की मदद से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। और ये अप्रोच सिर्फ इस तरह के ड्राइंग में नहीं बल्कि पोर्ट्रेट जैसे कॉम्प्लेक्स ड्राइंग में भी काम आता है। लैंडस्केप हो जाए, फिगर हो जाए, ड्राइंग, हम इस तरह के अप्रोचेस को किसी भी तरह के सब्जेक्ट में यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट बदलता रहेगा लेकिन प्रिंसिपल बिल्कुल सेम रहेगा। और इसी वजह से ड्राइंग को आर्ट की फाउंडेशन कहा जाता है। लोग गलती क्या करते हैं कि वो इंटरनेट पे सर्च करते हैं कि हाउ टू ड्रॉ सूश, हाउ टू ड्रॉ अ पोर्ट्रेट, हाउ टू ड्रॉ अ आईज, हाउ टू ड्रॉ अ लैंडस्केप, और इसी तरह से जो उनको लगता है कि उनको बनाना चाहिए उसके लिए वो ट्यूटोरियल सर्च करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर तुम सिर्फ वो सब्जेक्ट चूज करोगे जो तुम्हें लगता है कि बनाना है और उसे फिर यूट्यूब पे सर्च करोगे और उसको फिर तुम ड्रॉ करोगे उस ट्यूटोरियल को देखकर, तो तुम्हें हर बार एक नया ड्राइंग लेने से पहले उस ट्यूटोरियल को निकाल कर देखना पड़ेगा और फिर एक नया ड्राइंग के लिए एक नया ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम ड्राइंग का प्रिंसिपल को समझ जाते हो तो तुम्हें हर बार कोई नया ट्यूटोरियल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक बार तुम मेरा डेमो देख लो, जिस तरह से मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं सिखा रहा हूँ करने, तुम उस तरह से अगर तुम सिंप्लीफाई करना सीख गए तो तुम किसी भी रेफरेंस को इजिली बना पाओगे, खुद ही एनालाइज करके रेफरेंस को। और यही एक आर्टिस्ट की असली स्किल्स होती है। चलो इसको एक सिंपल से एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लो कि एक बच्चा है जो कि साइकिल चलाना सीखा है और उसको अब सीमेंट वाले रोड पे साइकिल चलाना है तो वो चला लेगा। अब वो उसको एक मिट्टी वाले रोड पे चलाना है तो वो चला लेगा। लेकिन अगर वो किसी पार्क में चलाना है तो वो भी चला लेगा। मुद्दा ये है कि वो साइकिल चलाना सीख गया है तो वो कहीं भी इजीली चला सकता है, तो उसको अलग अलग तरीके से चलाना सीखने की जरूरत नहीं है। ड्राइंग भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है। अगर तुम प्रिंसिपल और फंडामेंटल सीख गए तो फिर तुम किसी भी सब्जेक्ट को इजीली बना पाओगे। सूज अलग नहीं होता, पोर्ट्रेट जैसा है वैसे ही रहता है और बिल्कुल वैसे ही हम लोग का स्टिल लाइफ भी काम करता है। जिस तरह से हम पोर्ट्रेट को बनाएंगे, जिस तरह से हम शूज को बनाएंगे, जिस तरह से हम बाकी स्टिल लाइफ और लैंडस्केप को बनाएंगे, वैसे ही हम बाकी फिगर, पोर्ट्रेट, उन सब चीजों को भी वैसे ही अप्रोच करेंगे। आज के इस डेमोन्स्ट्रेशन में मैं शूज को ड्रॉ कर रहा हूँ, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस शूज को शूज की तरह ना देखो, इसे एक सब्जेक्ट की तरह ना देख करके एक ऑब्जेक्ट यानी एक शेप की तरह देखो। जिस तरह से मैं लाइंस, एंगल्स खींच रहा हूँ, जिस तरह से मैं लाइंस खींचता हूँ, उस तरह से आप अगर देखोगे अपने सब्जेक्ट को तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। सबसे पहली बात कि मैं रेफरेंस को कॉपी करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उसका रेफरेंस को स्ट्रक्चर वाइज सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओवरऑल शेप देख रहा हूँ, उसका कौन सा एंगल कहाँ पे हो सकता है, उसके बीच का डिस्टेंस देख रहा हूँ, और यही सारे सवाल मेरे दिमाग में चल रहे होते हैं। अभी मैं सूज को सूज की तरह बिल्कुल देख ही नहीं रहा हूँ, बस जो पोजीशन है उसका मैं उसको समझने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि अगर पोजीशन उसका गलत हो गया तो बाद में जितना भी डिटेल कर लूँ, जितना भी उसका लेसेस बना लूँ अच्छे से या फिर कर्व्स बना लूँ, तो ड्राइंग इतना कन्विंसिंग नहीं लगेगा मुझे। इसलिए प्रोफेशनल आर्टिस्ट स्टार्टिंग में ही बहुत ही ज्यादा पेशेंस रखते हैं। वो जल्दी इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करते हैं, वो फाउंडेशन को बनाते हैं धीरे धीरे करके। और जब फाउंडेशन स्ट्रांग बन जाती है तो डिटेल्स बनाना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। और बिगनर सबसे ज्यादा गलती यही करते हैं, वो सीधा रेफरेंस देखकर आउटलाइन बनाना शुरू कर देते हैं। शूज है तो शूज का आउटलाइन, पोर्ट्रेट है तो पोर्ट्रेट का आउटलाइन, बॉटल है तो बॉटल का आउटलाइन। लेकिन अगर स्टार्टिंग ही आउटलाइन से करोगे तो तुम्हारा दिमाग सिर्फ शेप्स को कॉपी करेगा, वो उसको समझेगा नहीं, उसके स्ट्रक्चर को समझेगा नहीं वो। इसलिए मैं पहली लाइन कभी भी एक कॉन्फिडेंट लाइन नहीं बनाता हूँ, दिखाता हूँ कि एक गेस लाइन है। मैं ऐसा सोच के चलता हूँ कि ये गेस लाइन है, पहला जो लाइन मेरा रहेगा वो एक गेस लाइन है, और फिर उसके हिसाब से मैं बाकी लाइन को कंपैरिजन करते 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 ठीक करता जाता हूँ। और ड्राइंग में गेस लेना कोई वीकनेस नहीं होता, ये एक प्रोसेस है।
और ये प्रोसेस बिल्कुल नॉर्मल है। हर एक्सपीरियंस आर्टिस्ट भी पहले गेस करता है, उसके बाद उसके हिसाब से ही वो बाकी चीजों को कंपेयर करते हुए अपने ड्राइंग को इम्प्रूव करता चला जाता है। अब रेफरेंस को देखो, मेरे सामने दो शूज है, नीचे उसके दो बुक्स है और उसके पीछे एक टेक्सचर बैकग्राउंड है जिसको मैं इग्नोर करने वाला हूँ। टेक्सचर बैकग्राउंड का कोई मतलब नहीं। और तो और मैं शूज, बुक्स, इन सब चीजों को भी बिल्कुल इग्नोर ही कर रहा हूँ ताकि मेरा दिमाग ओवरलोड ना हो और मैं सिर्फ बड़े शेप्स के ऊपर ध्यान दे सकूं। जो रेफरेंस है उसको मैं स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट करूंगा, सिंप्लीफिकेशन करूंगा और फिर उसको ड्रॉ करूंगा। और हाँ, सिंप्लीफिकेशन तुम्हारी ड्राइंग को इजी नहीं बनाता, वो तुम्हारी ऑब्जर्वेशन को क्लियर बनाता है। अब जो लाइन तुम्हारे स्क्रीन पर दिख रहा है, ये सिर्फ फाइनल लाइन नहीं है, ये सिर्फ एक प्लेसमेंट है अभी लाइन के, जो सिर्फ मार्किंग है ऐसा समझ लियो। और इसका काम ब्यूटीफुल दिखना नहीं है, इसका काम है मुझे डायरेक्शन देना कि मैं कैसे अपने ड्राइंग को स्ट्रक्चर वाइज एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दे सकूं। लेफ्ट शूज कितना जगह लेगा, राइट शूज कितना जगह लेगा, और बुक कितना हाइट पे है, कितना दूरी पे है राइट शूज लेफ्ट से, ये सब कुछ मुझे इसी स्ट्रक्चर की मदद से पता चलता है। अभी मुझे छोटी छोटी चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देना है, जैसे कि लेस हो गया, वो फ्रॉग हो गया छोटा सा। तो इन सब चीजों के ऊपर मुझे अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मेरे बड़े शेप्स की जो प्लेसमेंट है वो गलत हो गया तो फिर मेरा ओवरऑल ड्राइंग ही गलत लगेगा और मेरा सारा मेहनत वेस्ट लगेगा। एक घर बनाने से पहले फाउंडेशन बनता है, कोई भी सीधा पेंट करना शुरू नहीं कर देता है। वैसे ही ड्राइंग भी फाउंडेशन होता है पहले, उसके बाद उसमें प्लेसमेंट, प्रपोर्शन, उसका एंगल, उसके बाकी सारी डिटेल्स सबसे लास्ट में आती है। जो आर्टिस्ट इस ऑर्डर को फॉलो करता है वो नेचुरली अपने ड्राइंग में कम मिस्टेक्स करता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात सुनो, बहुत सारे बिगनर्स ऐसे करते हैं कि एक ही एरिया में स्टक हो जाते हैं, एक ही एरिया में सिर्फ ड्रिल करते रह जाते हैं और उसी एरिया से अपने ड्राइंग को शुरू करते हैं। जिस एरिया से मान लो ऊपर से मैंने शुरू किया कोई ड्राइंग को, तो वहीं पर ही स्टक हो जाएंगे और वहीं पर ड्रिल करते रह जाएंगे तब तक कि पूरा पूरा उनका ड्राइंग कंप्लीट नहीं हो जाता। इससे कई बार प्रपोर्शन वाइज ड्राइंग गलत दिखने लगता है, और इससे ड्राइंग गलत जब दिखता है तो ऑब्वियसली सैडनेस होती है और तुम्हारा ड्राइंग कभी भी इम्प्रूव नहीं हो पाएगा उससे। लेकिन प्रोफेशनल आर्टिस्ट ओवरऑल ड्राइंग और रेफरेंस को पूरा पूरा बार बार देखते रहते हैं। कभी रेफरेंस को देखा, कभी पेपर के ऊपर ध्यान दिया, कभी रेफरेंस को देखा, फिर पेपर के ऊपर ध्यान दिया। ये कंपैरिजन चलता रहता है बार बार, क्योंकि ड्राइंग सिर्फ लाइन खींचने का काम नहीं होता। ड्राइंग का मतलब होता है हर लाइन को वेरीफाई करना। मैं भी अभी यही कर रहा हूँ, एक लाइन देखा, दूसरी लाइन को फिर कंपेयर किया उससे, और फिर रेफरेंस देखा, फिर दूसरी लाइन को बनाया, फिर कंपेयर किया, रेफरेंस देखा, फिर चेक किया। इसी तरह से मेरा काम चलता जा रहा है आगे चल के। और यहाँ पर मैं बार बार खुद से सवाल पूछ रहा हूँ, कहीं डिस्टेंस ज्यादा तो नहीं लग रहा है, कहीं कोई ऑब्जेक्ट बड़ा तो नहीं लग रहा है, कोई चीज मुझे छोटा करना है या फिर कोई चीज मुझे बड़ा करना है, या फिर कोई चीज मुझे लाइट लग रहा है या फिर कोई चीज मुझे डार्क लग रहा है, तो मैं उसको कहीं बहुत सारा डार्क लाइंस में तो नहीं बना रहा हूँ। इस तरह से मेरे सवाल चलते रहते हैं मन में, और ये सवाल होना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप अपने ड्राइंग को बार बार सुधारते रह सको। और सच बताऊं तो ये जो प्रोसेस है इसमें हमें ज्यादातर चीज अपने दिमाग से सोचनी होती है, ना कि सिर्फ पेंसिल से ड्रॉ करना होता है। ड्रॉ करना कम होता है इसमें। हालांकि मान लो कि जो तुम ड्रॉ देख रहे हो मेरे यहाँ पर, ये बहुत कम है, जितना मैं सोच रहा हूँ वो ज्यादा है। जबकि मैं अपने आप को कंपेयर करे जा रहा हूँ बाकी रेफरेंस से, रेफरेंस जो है हमारा, इससे मैं बार बार अपने ड्राइंग को कंपेयर करता चला जा रहा ताकि मेरा ड्राइंग जो है वो धीरे धीरे करके अपने शेप में आते जाए, जो हमारा रेफरेंस है उसकी जैसा दिखने लगे। तुमने नोटिस किया होगा कि मैंने कर्व्स को बिल्कुल अवॉइड किया है। यहाँ पर मैंने बिल्कुल भी कर्व्स को ड्रॉ नहीं किया और यहाँ मैं स्ट्रेट लाइन का यूज कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन जो है वो जज करने में बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, और स्ट्रेट लाइन सही जगह पे बैठ भी जाता है। और अगर स्ट्रेट लाइन सही जगह पे बैठ गया तो उसे कर्व्स में कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा सिंपल हो जाता है। लेकिन अगर कर्व से डायरेक्ट अगर हम बना दें और वो गलत हो गया तो उसको फिर करेक्ट करना थोड़ा मुश्किल लगता है। इसलिए सिंप्लीफिकेशन सिर्फ बिगनर्स ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। और ये बात याद रखना कि इस स्टेज पे हमारा ड्राइंग ब्यूटीफुल दिखना हमारा गोल नहीं है। हमारा गोल ये रहेगा कि हम बस इस स्ट्रक्चर को समझ सके। गोल सिर्फ इतना है कि हम जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो सही जगह पे बैठ जाए और ये स्टेज स्ट्रांग हो जाए। फिर बाद में चल के अगर हम शेडिंग करते हैं या टेक्सचर ऐड करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए।
इसी वजह से मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि ड्राइंग फिनिश करने पे जल्दी ज़्यादा ध्यान मत दो। तुम तुम्हें अपना ड्राइंग को स्ट्रक्चर वाइज एक फाउंडेशन देने पे ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि फिनिश करने पे। जल्दी जल्दी फिनिश करके क्या फ़ायदा अगर तुम्हारा ड्राइंग ही स्ट्रक्चर वाइज गलत दिखे तो। अब तक हमने सिर्फ प्लेसमेंट और बेसिक स्ट्रक्चर सेट किया है और शायद देखने में अभी ये ड्राइंग बहुत ही ज्यादा सिंपल लग रही होगी। किसी बिगिनर को अगर ये पेपर दिखा दो तो वो बोलेगा ये तो कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर एक एक्सपीरियंस आर्टिस्ट को ये दिखाओ तो वो इसकी इम्पोर्टेंस समझता है, क्योंकि इस स्टेज पे डिसाइड होता है कि आपका फाइनल आर्टवर्क कितना एक्यूरेट बनेगा। अब मैं एक और चीज ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं ऑब्जेक्ट को अलग अलग नहीं देख रहा, मैं हर ऑब्जेक्ट को उसके आसपास के ऑब्जेक्ट से कंपेयर कर रहा हूँ। जैसे लेफ्ट वाले शूज के कंपैरिजन में राइट वाला शूज कितना बड़ा है, बुक्स के कंपैरिजन में शूज की थिकनेस कितनी ज्यादा मोटी है, या फिर शूज के एंगल और बुक्स के एंगल में क्या फर्क है। ये कंपैरिजन ही प्रपोर्शन बनाता है। बहुत सारे लोग प्रपोर्शन और मेजरमेंट को एक ही समझते हैं, लेकिन प्रपोर्शन का मतलब मेजरमेंट नहीं होता, कंपैरिजन होता है। आर्ट में रूल से ज्यादा ऑब्जर्वेशन काम आती है। अब एक एक्सपेरिमेंट करो आप। कभी एक ड्राइंग बनाते वक्त सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को कॉन्स्टेंटली मत देखो, हर 15 से 20 सेकंड में अपने रेफरेंस को देखो और फिर अपने पेपर पे देखो। अपने रेफरेंस पे देखने के बाद फिर उस पे मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करो और फिर अपने ड्राइंग को देखो। एक और मिस्टेक जो बिगनर्स करते हैं कि वो रेफरेंस को ऑब्जर्व कम करते हैं और पेपर पे ही ज्यादा ध्यान लगाते हैं अपने ड्राइंग पर ही, जबकि होना इसका बिल्कुल उल्टा चाहिए। वो आपको ज्यादातर अपना ध्यान रेफरेंस पे देना चाहिए, आपको ऑब्जर्व करना चाहिए अपने रेफरेंस को। अगर तुम रेफरेंस ऑब्जर्व नहीं कर रहे तो फिर पेपर पे जो तुम इंफॉर्मेशन दोगे वो भी गलत ही होगा। प्रोफेशनल आर्टिस्ट का ज्यादातर टाइम ऑब्जर्व करने में जाता है, ना कि ड्रॉ करने में। अब मैं धीरे धीरे शेप्स को रिफाइन कर रहा हूँ। अभी मैं डिटेल्स नहीं बना रहा, मैं सिर्फ उन शेप्स को देख रहा हूँ जो कि एक्यूरेट बन सकते हैं। ये जो स्टेज है ये पेशेंस बहुत मांगती है, और पेशेंस ही वो चीज है जो कि एक बिगनर को प्रोफेशनल से अलग करता है। सोचो अगर मैं अभी इसी वक्त लेसेस या फिर टेक्सचर बनाना शुरू कर दूं बैकग्राउंड का, और बनाने के बाद मुझे पता चले कि लेफ्ट वाला जो शूज है वो थोड़ा ज्यादा ही शिफ्ट हो गया है लेफ्ट की तरफ, तो फिर मुझे पूरा का पूरा ड्राइंग को मिटाना पड़ेगा। मेरी जितने भी डिटेल की मेहनत होगी वो सारा वेस्ट हो जाएगा, और फिर मेरे को शायद ये बनाने का मन भी ना करे। मैं चाहता हूँ कि तुम एक हैबिट डेवलप कर लो। हर लाइन खींचने से पहले तुम एक क्वेश्चन पूछो खुद से कि मैं ये लाइन क्यों बना रहा हूँ। अगर जवाब सिर्फ इतना है कि रेफरेंस में दिख रहा है तो तुम सिर्फ कॉपी कर रहे हो, लेकिन अगर जवाब है ये लाइन मुझे नेक्स्ट स्टेप को सही करने में मदद करेगा, तो ड्रॉ करो, क्योंकि तुम ड्राइंग को समझ रहे हो। आप ये दोनों चीजें बाहर से एक जैसी ही लगती है, लेकिन लर्निंग में और देखने में जमीन आसमान का फर्क होता है। तुमने नोटिस किया होगा कि मैंने स्टार्टिंग में बहुत ही सिंपल और हल्का लाइंस खींचा है, क्योंकि इससे एक बहुत ही अच्छा, कह सकते हो कि एक बहुत ही मुझे आसान मिल जाता है कि मैं फ्रीडम मिल जाता है, ये कह सकते हो कि मैं आराम से किसी भी चीज को इरेज कर सकता हूँ, और मुझे कोई किसी प्रकार की टेंशन नहीं होगी, कोई डार्क लाइंस नहीं होगा जिससे कि मैं बार बार पेपर को डैमेज नहीं करूंगा। लेकिन अगर शुरुआत में ही डार्क लाइंस कर दो तो वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाता है, वो सिर्फ आपका करेक्शन प्रोसेस को और ज्यादा डिफिकल्ट बना देता है। इसलिए जब तक स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक तुम पेंसिल को हल्का ही चलाओ तो बेहतर रहता है। और एक लास्ट बात, तुम ड्राइंग को कभी भी स्पीड के हिसाब से टारगेट मत करना, क्योंकि स्पीड पहले नहीं आता, पहले एक्यूरेसी आती है, बाद में स्पीड आता है। जो आर्टिस्ट रोज सही प्रोसेस को रिपीट करते हैं उनकी स्पीड नेचुरली इंप्रूव होती है। लेकिन अगर आर्टिस्ट सिर्फ जल्दी फिनिश करने पे कोशिश करेगा तो उसकी मिस्टेक उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी। इसलिए अभी मैं किसी रेस में नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि जब एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन हो जाता है तो फिर तुम्हारी ड्राइंग से फिनिश नहीं लगती, बल्कि वो एक बिलीवेबल
ड्राइंग लगती है। अब एक चीज और नोटिस करना, मैं रेफरेंस को देखते ही ये डिसाइड नहीं करता कि पहले लेफ्ट शूज बनाना है या पहले राइट शूज बनाना है। मैं ये देखता हूँ कि कौन सा शेप मुझे ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकता है। ड्राइंग में ऐसा कोई भी फिक्स रूल नहीं होता कि जो हमें ऊपर से ही शुरू करना है या फिर कोई नीचे से ही शुरू करना है। रूल सिर्फ इतना है कि हमें कंपैरिजन करने में आसानी हो, वहां से शुरू कर दो। अगर लगता है कि वो लेफ्ट साइज का शूज है तो फिर लेफ्ट से ही शुरू कर लो। अगर लगता है कि वो नीचे का बुक्स है तो फिर बुक्स से ही शुरू कर लो। या फिर अगर लगता है कि ऊपर से कुछ बनाते हुए शुरू करना है तो फिर उससे भी शुरू कर सकते हो। इम्पोर्टेंट ये है कि तुम अपने ड्राइंग को सुधार सको। देखो, इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि तुम कहाँ से शुरू कर रहे हो। इम्पोर्टेंट ये है कि तुम जो कंपेयर जहाँ से शुरू कर रहे हो उसके हिसाब से बाकी चीजें उसके कंपैरिजन में फिट बैठ रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर नहीं तो तुम्हारा ड्राइंग सही नहीं बन रहा है और तुम्हारा शुरुआत ही तभी गलत है। अगर तुम शुरुआत गलत कर लोगे तो फिर जो बाद का कंपैरिजन होगा वो भी गलत दिखेगा। एक और मिस्टेक जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन है, लोग रेफरेंस को ऑब्जेक्ट्स की तरह देखते हैं। मैं ऑब्जेक्ट की तरह नहीं देखता। मैं सिर्फ इतना देखता हूँ कि शेप कौन सा है। या ये शूज जो है, ये शूज को मैं शूज की तरह नहीं देखता, इसको मैं एक शेप या स्ट्रेट लाइंस में देखता हूँ। एक समझता हूँ कि स्ट्रेट लाइन और कर्व्स का कॉम्बिनेशन है ये। यहाँ मैं लेसेस को नहीं देखता, यहाँ मैं एक फ्लो को देखता हूँ। जिस दिन तुम ऑब्जेक्ट का नाम देना भूल करके सिर्फ उसके शेप को देखना शुरू कर दोगे, उस दिन से तुम्हारा ड्राइंग अच्छा और इजी होना लग जाएगा। अगर इस स्टेज पे मेरा पेपर कोई देखेगा तो वो सोचेगा कि ये शायद बहुत ही सिंपल ड्राइंग है या फिर कोई एक रफ ड्राइंग है, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। प्रोफेशनल जो ड्राइंग होता है वो कभी भी क्लियर नहीं होता स्टार्टिंग के समय में। वो धीरे धीरे करके क्लियर होते चल जाता है। पहले स्ट्रक्चर बनता है, फिर रिफाइनमेंट होती है, फिर डिटेल्स ऐड होता है। अब सबसे लास्ट में जाके फिनिशिंग होती है। इस सीक्वेंस को फॉलो करना लॉन्ग टर्म इंप्रूवमेंट के लिए है। अब मैं हर एक नए शेप को बनाने के लिए एक सेकंड रुकता हूँ, खुद से पूछता हूँ कि ये शेप किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका एंगल कितना है। ये आदत जो है ये तुम्हें शुरुआत में थोड़ा स्लो लग सकता है, लेकिन इसी वजह से तुम्हारा बाद में करेक्शन बहुत ही ज्यादा कम हो पाएगा। यानी कि जब जो तुम मिस्टेक्स करते हो वो बहुत कम हो जाएगा और तुम्हें बार बार मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर मेरा ड्राइंग हर कभी कभार बहुत ही ज्यादा अच्छा बन जाता है या तो कभी कभार बिल्कुल ही खराब बनता है। इसका रीजन कोई टैलेंट नहीं होता, रीजन है प्रोसेस। अगर प्रोसेस हर बार अलग अलग होगा तो रिजल्ट भी अलग अलग आएगा। लेकिन अगर हर ड्राइंग में एक ही सिमेट्रिक अप्रोच होगा तो हर ड्राइंग तुम्हारा स्टेबल रहेगा। जितने भी प्रोफेशनल आर्टिस्ट रहे हैं उनका जो सीक्रेट है वो फास्ट ड्राइंग नहीं है, वो बल्कि रिपीटेड प्रोसेस होता है। तो अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर कुछ समझ में आया है या फिर कोई डाउट है तो फिर कमेंट में मुझे जरूर बताना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तो बाय।